बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। प्रीवियस सेशंस में हम ये पढ़ के आ चुके हैं यूरिनरी सिस्टम और किडनीज वगैरह के फंक्शनल यूनिट्स हैं, तो ये खुद किस किस कंपोनेंट पर मुश्तमिल हैं इसकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहला पॉइंट जो आपने स्टूडेंट्स यहां पे याद रखना है, दैट इज अबाउट द डेफिनेशन। Nephrons are defined as the functional unit of the excretory system or the functional unit of the kidneys. All right? यहां पे हम structural की टर्म नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे गुर्दे जो हैं वो इन साख्तों पे मुश्तमिल नहीं है। That's why it is not the structural unit, it is only functional unit. यूरिन प्रोड्यूस करवाना थ्रू डिफरेंट स्टेप्स या प्रोसीजर्स, ये नेफ्रॉन्स का फंक्शन है। लेकिन यहां पे सबसे पहला काम जो हम करने लगे हैं, दैट इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन विद इन द किडनी। गुर्दे के अंदर जो इनकी पोजीशन है उसके एतबार से इनको हम दो बुनियादी इकसाम में तकसीम कर रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट कम्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। ऑलराइट, यानी गुर्दे की जो बैरूनी सरफेस हमें नजर आती है, यानी सतह और फिर उसके अंदर वाला पार्ट, दैट इज द कॉर्टिकल पार्ट और कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। तो उसके अंदर जो नेफ्रॉन्स मौजूद हैं इनको स्टूडेंट्स हम कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ऑलराइट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से नेफ्रॉन्स हैं? जो गुर्दे के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और यहां पे एमसीक्यूज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, approximately 85% of nephrons present within the kidneys, they are the cortical nephrons. All right? यानी गुर्दे के अंदर जो कुल तादाद नेफ्रॉन्स की पाई जा रही है उसमें से जो 85% नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऑलराइट, फिर इसके साथ जो पॉइंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, दैट इज अबाउट द सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप कौन सी है? मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर के ऊपर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, they are known as juxtamedullary nephrons. All right, कहां पे पाए जा रहे हैं? At the border of cortex and medulla. All right, students. अब अगर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स 85% हैं तो इनकी तादाद परसेंटेज के एतबार से दैट इज ओनली 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। ऑलराइट, यानी कुल तादाद जो है उसमें से सिर्फ 15% जो है वो जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हैं। फिर इसके बाद एक सिग्निफिकेंट फीचर जो इन दोनों के कंपैरिजन के लिए आपने याद रखना है, दैट इज अबाउट द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं स्टूडेंट्स, दे हैव comparatively shorter loop of Henle. Loop of Henle की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो निस्बतन कम नजर आती है एज कंपेयर टू द सेकंड टाइप। ऑलराइट, और फिर उसके साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, इन्वॉल्व्ड मोस्टली in dilute urine production in fairly abundant supply of water. यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं, एक तो उनका लूप छोटा है, दूसरे नंबर पे डाइल्यूट यूरिन प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स को, तो दे हैव सम डिफरेंट फीचर्स। वो क्या नजर आ रहा है हमें यहां पे? इसके लिए आपकी बुक की स्टेटमेंट में यहां पे लिख रहा हूं, इंस्ट्रूमेंटल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन। ऑलराइट, यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं
और उसके साथ ही साथ इसकी वजह ये भी हम यहां पे लिख लेते हैं। पहली चीज वेजा रेक्टम, ऑलराइट, और दूसरी चीज लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिस्टिंग्विश किया है यहां तक दो मुख्तलिफ इकसाम के नेफ्रॉन्स को, एक वो जो सिर्फ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहलाते हैं और दूसरे वो जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पे मौजूद हैं, बट द लूप इज सुपर लॉन्ग, तो इस वजह से वो डिसेंड करता चला जाता है इनटू द मेड्यूलरी पार्ट एंड इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। यानी अगर पानी की कमी भी हो रही है और बॉडी ने पानी को रिटेन भी करके रखना है, तो उस सूरत में भी क्या होगा, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स दे विल हेल्प द बॉडी फॉर देयर होम्योस्टैटिक फंक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गए दो मुख्तलिफ नेफ्रॉन्स। इसके बाद एक टिपिकल नेफ्रॉन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी डिटेल्स नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि कोई भी नेफ्रॉन किन किन चीजों पे और किन किन पार्ट्स पे मुश्तमिल है। उसके लिए स्टूडेंट्स, अगर तो ये सवाल आ जाए राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो पहले आप कोशिश कीजिएगा कि एनलिस्ट कर लें और फिर उसके बाद इसको डिटेल से लिखना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, अगर पूरा नोट आ जाता है नेफ्रॉन के ऊपर तो फिर आप स्ट्रक्चर को स्ट्रेट अवे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे और फिर फंक्शंस को साथ लिख देंगे। ऑलराइट, यानी अगर खाली स्ट्रक्चर पूछा जाए तो सिर्फ एनलिस्ट करें और फिर उसके बाद इसकी डिटेल्स लिखें। क्या सीक्वेंस बनाएंगे ये मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए। सबसे पहली चीज, नेफ्रॉन is functional unit of kidney, all right। फिर जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, juxtamedullary nephrons are important in concentrated urine formation, all right। फिर इसके साथ एक MCQ स्टेटमेंट, each kidney comprise of almost 1.5 million nephrons, all right। और एक और MCQ स्टेटमेंट, with every cardiac output or cardiac beat, हर हार्ट बीट के साथ, सॉरी, kidneys receive 20% of blood volume। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहां पे लिखी है आपके लिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे क्या लिखा है कि नेफ्रॉन जो है इट इज द फंक्शनल यूनिट, ऑलराइट। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये लिखी है कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आप एडिशनली एक इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो द कलर ऑफ द यूरिन टेल्स अस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, ऑलराइट। अगर आप बहुत ज्यादा पानी का इनटेक कर रहे हैं तो आपको जो यूरिन का कलर है वो बहुत ही ज्यादा लाइट कलर का नजर आएगा, ऑलराइट। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि पानी का इनटेक कम होता जा रहा है बॉडी के अंदर, तो आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, द कलर ऑफ द यूरिन इट विल टर्न ब्राइट येलो, ऑलराइट। वो बहुत ही ज्यादा पीला नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है वो वाटर रिटेंशन की तरफ गई हुई है, होम्योस्टैटिकली इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, ऑलराइट। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट यहां पे जो मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट कि कितना ब्लड जो है 20% ऑफ द ब्लड विद एवरी कार्डियक आउटपुट आपके किडनीज में जाता है फिल्टर होने के लिए, और यहीं से हमारे कंपोनेंट्स की डिटेल स्टार्ट होगी। व्हाट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द किडनीज, इसका जवाब तो आपको आना चाहिए। कौन से ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को लेके आते हैं सबसे पहले किडनी की तरफ? दे आर द रीनल आर्टरीज।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरीज फिर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में और डायमीटर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, इसको याद रखिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर ग्लोमेरुलस को फर्दर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं दो अलहदा अलहदा ट्यूब्स में, एक इसका इनलेट और दूसरा इसका आउटलेट। वो वाले ट्यूब्स जो ब्लड को लेके आते हैं टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस और टुवर्ड्स द बोमेन्स कैप्सूल, दे आर नोन एज एफरेंट आर्टेरियोल्स। ऑलराइट, और फिर उसके बाद कॉन्वोल्यूटेड सा स्ट्रक्चर, बलदार स्ट्रक्चर बना देने के बाद वो ट्यूब जो यहां से बाहर निकलती हुई नजर आएगी, जो कंपैरेटिवली लेस थिक है एज कंपेयर टू द एफरेंट आर्टेरियोल्स, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स इफरेंट आर्टेरियोल्स। ऑलराइट, तो यहां पे हमें क्या पता चला, ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क है, एक गुच्छा है बहुत सारी कैपिलरीज का, यानी कैपिलरी नेटवर्क है जो एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जिस ट्यूब के थ्रू वो आ रहे थे, एंट्री हुई है ब्लड की, उसको हमने क्या कहा, एफरेंट आर्टेरियोल। और वो आर्टेरियोल या ब्लड वेसल जहां से ब्लड अब बाहर निकल के जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज इफरेंट आर्टेरियोल। ऑलराइट, और ये सारा स्ट्रक्चर जो घेरे में लिया हुआ है एक बड़े कप शेप्ड स्ट्रक्चर ने, उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट बनती है, और वो क्या है, ग्लोमेरुलस प्लस द बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज ऑल्सो नोन एज रीनल कॉर्पसल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि रीनल कॉर्पसल क्या चीज है, तो इसका जवाब याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस प्लस द बोमेन्स कैप्सूल। फिर इसके बाद आपने यहां से आगे बोमेन कैप्सूल की ट्यूब की तरतीब याद रखनी है स्टूडेंट्स, और वो क्या है, द बोमेन कैप्सूल इट एक्सटेंड्स इनटू अ कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, और इस ट्यूब्यूल का नाम हमने रखा हुआ है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जी स्टूडेंट्स, अब ये भी बात याद रखने वाली है, प्रॉक्सिमल का मतलब करीब वाला, किसके करीब वाला, बोमेन्स कैप्सूल के जो नियर है, जो उसके करीब है। ये जो बलदार नाली यहां पे बनती है, इसका नाम हमने रख दिया पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ऑलराइट, वो फिल्ट्रेशन का अमल जो ग्लोमेरुलस के अंदर और फिर उसके बाद बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब किया गया, उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद जितनी चीजें दोबारा ब्लड में जानी है, उसमें से मैक्सिमम प्रोपोर्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ऑलराइट, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस किस लिहाज से है, रीएब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यूज इनटू अ लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ऑलराइट, और अगर हम जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये लूप ज्यादा लंबी होगी एज कंपेयर टू द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऑलराइट, फिर लूप ऑफ हेनले को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। वो हिस्सा जो नीचे की जानिब जा रहा है, दैट इज नोन एज डिसेंडिंग लूप। ऑलराइट, फिर उसके बाद यू टर्न लेता हुआ वापस आता है, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप का कुछ हिस्सा तो थिन है, लेकिन ऊपर जाते हुए कुछ हिस्सा और ज्यादा ब्रॉड और थिक होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से इसका नाम थिक पार्ट ऑफ द असेंडिंग लूप रख दिया गया है, जिसकी वजह से समटाइम्स इसको थिक लूप भी कह दिया जाता है। तो इस वजह से अगर थिक लूप की बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि असेंडिंग लूप की बात हो रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद असेंडिंग लूप फर्दर कंटिन्यूज एंड इट एंड्स अप विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किस चीज को कलेक्ट कर रही है, वो सारी चीजें जिनकी बॉडी को जरूरत थी वो रीअब्सॉर्ब की जा चुकी होंगी इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम में से, और अल्टीमेटली वो हिस्सा जिसको अब हम यूरिन का नाम देंगे, वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर होगा, और एंटर होने के बाद फर्दर उसको किडनी के दूसरे पार्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा, और किडनीज के ट्यूबुलर सिस्टम में से होता हुआ वो पेल्विस और फिर उसके बाद यूरेटर्स और ब्लैडर में चला जाएगा।
अब यहां पे स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि क्या कलेक्टिंग डक्ट यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो हमें नजर आ रहा है, क्या वो सिर्फ एक नेफ्रॉन के लिए एक ही ट्यूब होगी? नो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बहुत सारे नेफ्रॉन से एक ही वक्त में कनेक्टेड हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक ही वक्त में यूरिन इसके अंदर पोर या इंसर्ट करते चले जा रहे हैं और वो लिक्विड फिर फर्दर ट्रेवल करता हुआ किडनी में चला जाता है, जहां से उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। ऑलराइट, यानी किडनी के उस पार्ट में चला जाता है जहां पे यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा, दैट इज नोन एज पेल्विस। ऑलराइट, फिर उसके बाद वही रूट जो हम पहले पढ़ चुके हैं यूरिनरी सिस्टम में, इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से होता हुआ इट विल फर्दर गो टू tubular system of kidney, all right, और उसके बाद pelvis, pelvis से ureter, ureter से bladder, and then urethra, और फिर स्फिंक्टर मसल्स को रिलैक्स करके या डायलेट करके इसको बाहर खारिज कर दिया जाएगा। अब ये तो सारा सीक्वेंस हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स कि नेफ्रॉन के अपने कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से इस फिल्ट्रेट को जो ग्लोमेरुलस में से निकला था उसको फर्दर पास ऑन किया जाता है और फिर अल्टीमेटली यूरिन प्रोड्यूस कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इफरेंट आर्टीरियोल के बाद हमने किसी और कैपिलरी या किसी और नेटवर्क की बात नहीं की। तो यहां पे एक एडिशनल पॉइंट आपने याद रखना है जो जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीएब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और वाटर रिटेंशन विद इन द टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम है। और वो क्या है स्टूडेंट्स, इफरेंट आर्टीरियोल जब निकल रहा होता है रीनल कॉर्पसल में से तो उसके बाद इसमें से फर्दर डिवीजन और सब डिविजन होना शुरू हो जाती हैं और ये बना देता है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। ऑलराइट, पेरीट्यूबुलर इसको कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो नेफ्रॉन इटसेल्फ है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसके इर्द गिर्द जो बहुत ज्यादा गुंजल पड़े हुए नजर आते हैं आपको, जो बहुत ज्यादा उलझनों की फॉर्म में आपको एक कैपिलरी बेड नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज द पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। और यही पेरीट्यूबुलर नेटवर्क जब लूप ऑफ हेनले स्पेशली विद इन द जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स जब उसको कवर करता है तो हम एक स्पेसिफिक नाम इसका रख देते हैं, दैट इज नोन एज वेसा रेक्टा। ऑलराइट, वेसा रेक्टा का लफ्जी मतलब है स्ट्रेट वेसल। ऑलराइट, और इसकी स्पेशलिटी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि आमतौर पे वो कैपिलरीज जो ग्लोमेरुलस के अंदर हैं वो हाई प्रेशर कैपिलरीज कहलाती हैं, जबकि ये क्या कहलाती हैं, दीज आर नोन एज लो प्रेशर कैपिलरीज और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्शन ऑफ concentrated urine. Alright students, तो ये है वेसा रेक्टा। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको काम आएगी एमडी कैट वगैरह में, और वो क्या है कि द स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट विद इन द बोमेन्स कैप्सूल और फिर उसके बाद फर्दर आने वाले ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसमें याद रखिएगा आप कि सबसे पहला हिस्सा जो बोमेन्स कैप्सूल जिसको हमने कहा उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं, दैट आर नोन एज पेराइटल सेल्स। ऑलराइट, अब यहां पे चूंकि फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है तो दीज पेराइटल सेल्स दे हैव एन एडिशनल लेयर, इनके बाद एक और लेयर मौजूद होती है, दैट इज नोन एज मेसेंगियल लेयर और मेसेंगियल सेल्स। ऑलराइट, और यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं जिनके पास एक्सटेंशंस हैं सूडोपोडिया की तरह की, इसी वजह से उनका नाम रख दिया गया है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, इसके नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए, साइट्स आर द सेल्स एंड पोडो फॉर द फीट, यानी वो सेल्स जिनकी लंबी लंबी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनी हुई हैं और वो मेसेंगियल सेल्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक स्पेशलाइज्ड टर्म आपने याद रखनी है, दैट इज फॉर द ब्रश बॉर्डर सेल्स। ऑलराइट, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद हैं और रीएब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास मौजूद होते हैं माइक्रोविल्लाई। ये टर्म तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है।
जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये लफ्ज पढ़ा था कि माइक्रोविलाई आर द एक्सटेंशंस विद इन द विलाई, ऑलराइट। और विलाई बजाते खुद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो इंटेस्टाइन में जो काम कर रहे हैं वही काम इनका यहां पे है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ऑलराइट। तो यहां पे इसको हम एब्जॉर्प्शन की बजाय री एब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि पहले ही खुराक जज़ब हो चुकी हुई थी, अब जब वो बाहर जाना है तो उसको पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के हवाले करना है, इन्होंने जज़ब करके, तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसीजर इज नोन एज री एब्जॉर्प्शन। तो री एब्जॉर्प्शन के एतबार से द ब्रश बॉर्डर सेल्स दे आर न्यूमरस विद इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर भी होते हैं, लेकिन वहां पे इनके माइक्रोविलाई की तादाद निस्बतन कम होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद रखने के लिए एफएससी के एग्जाम के लिए। ऑलराइट, तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।